नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राम रतन द्विवेदी आरआईडी सर, ज्वाइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आप सबका पेपर हो गया है, पेपर की आंसर की आ गई, तो अब बारी आती है पेपर के वीडियो सोल्यूशन की। तो मैं आज आपको 24 जैन फर्स्ट शिफ्ट ऑर्गेनिक का जो पेपर आया था उसको डिस्कस करूंगा कि पेपर का लेवल क्या था, कैसा पेपर आया, क्या उसके सोल्यूशन होंगे। आप अपने मार्क्स काउंट कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड चैप्टर से क्वेश्चन है। कह रहा है ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। ए का रिएक्शन HBr से कराया है हीट के साथ। ए का रिएक्शन HBr के साथ कराया है हीट के साथ, और बी का रिएक्शन HBr के साथ कराया है हीट के साथ, और पूछा है प्रोडक्ट। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, अगर एल्कोहल से रिएक्शन आप HBr की कराते हो तो क्या होता है, O के लोन पेयर पे HBr का H+ अटैक करता है, वाटर लीव करता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और फिर उसमें Br- आ जाता है। तो आप बात समझिए, ये एक OH आप यहां एक देख रहे होगे, इस O पे क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। इस O पे O के प्लस M के कारण यहां O और C के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जिससे O पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो उस डेल्टा पॉजिटिव की वजह से H+ उसमें अटैक नहीं कर पाता, तो यहां रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यहां पे अगर आपने H+ अटैक किया और वाटर को लीव कराया तो क्या बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जो बना वो स्टेबलाइज होगा, ठीक है भाई, ड्यू टू रेजोनेंस, और वहां Br- आ जाएगा। तो आप समझना है कि यहां पे जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो कि भाई क्या बनेगा, तो क्या यहां पे CH2Br का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। तो ये है आपका ए। क्लियर। अब आता है बी में। देखिए इधर तो रिएक्शन मैंने आपको मना कर दी कि भाई यहां पे रिएक्शन नहीं होगी, बात समझ में आ रही। अब इसमें क्या होगा, जो ये ईथर है इसमें बेटा समझिएगा, इसमें क्या होगा, यहां तो रिएक्शन नहीं होगी। यहां पे जो OCH3 है, यहां पे आप देखोगे ये आ जाएगा। क्लियर करो। और यहां पे जब Br- का वापस रिएक्शन होगा तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, यहां OH और यहां OH और CH3Br अलग हो जाएगा। क्या बात समझ। अब बोलो कि यहां भी तो प्लस M आ रहा था, यहां भी तो पार्शियल डबल बॉन्ड था, लेकिन यहां लीविंग ग्रुप था CH3। जैसे CH3 अलग होगा Br-, वहां आपको अगर अलग कराना होता तो वाटर लीव कराओगे, और बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन नहीं हुई। तो ये आपका बी मिल गया। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, CH2Br ए, और बी तो गलत हो गया, CH2Br। क्या ये आंसर दिख रहा है आपको, चेक करिए। सेकेंड आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर क्या दिया हुआ है। ये देखिए पैरा पे लगा है क्या, ऑप्शन पे तो मेटा पे है ना, तो मेटा पे वाला आंसर होगा बेटा, मेटा वाला आंसर होगा। तो ये ध्यान रखिए, उसने पैरा बाई मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। तो आप देख रहे हो कि भाई यहां पे ये यहां मेटा पे होना चाहिए, प्रोडक्ट वही है। तो आप ऑप्शन देखोगे कि अगर हम अपन ऑप्शन देखें तो सेकंड ऑप्शन पे, ये देखिए आप सेकंड ऑप्शन पे देखिएगा तो ये OH और OH ये मेटा पे लगे हुए हैं, तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या भाई बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वाटर। तो फैक्ट बेटा, आइस में आपको सबको पता है कि आइस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर लिक्विड वाटर में होती है। तो इसमें कह रहा है टू चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन बिलो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो समझ में आ गया, सबसे ज्यादा आइस में होगी, फिर लिक्विड वाटर में होगी, फिर इम्प्योर वाटर में होगी। ये तो फैक्ट बेस है, आपको पता होगा कि इस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे ज्यादा हो गई आइस में, यानी बी में सबसे ज्यादा हो गई। बी के बाद आएगा ए के बाद आएगा सी, यानी ये आंसर आपको क्लियर दिख रहा होगा, आंसर इसका फर्स्ट आ गया। क्या भाई बात क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन GOC का क्वेश्चन है। GOC
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखिए बात समझिएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अगर एक किसी कंपाउंड के बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिए हैं तो आपको उसकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करनी होती है, सिंपल से उसके रूल्स होते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल कंपाउंड जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यहां पे कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, हर एक स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ फॉर्मल चार्ज है। फिर ये हुआ कि दूसरा पॉइंट क्या होता है, तो दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट होता है जिसमें हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर देगा आपको। यानी कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट सेकंड क्राइटेरिया होता है न्यूट्रल कंपाउंड के बाद। तो आपको पहले, सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि इसमें ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें हर एक एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है। चलिए चेक करते हैं। यहां देखिए ये इनकंप्लीट ऑक्टेट, कार्बन पे पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इनकंप्लीट ऑक्टेट। ध्यान रखिएगा इनकंप्लीट ऑक्टेट है, इसका मतलब ये सबसे स्टेबल नहीं है। इसमें आप देखिए इनकंप्लीट ऑक्टेट, इनकंप्लीट ऑक्टेट, ये तो 3 में इनकंप्लीट ऑक्टेट है। चौथे में चेक कर लीजिए, सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी डी विल बी द मोस्ट स्टेबल। अगर आपने जरा सा भी दिमाग लगाया होता खट से आंसर आता। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? डी। सीधी समझ आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट, सबसे ज्यादा स्टेबल डी। अब आप देखो ऑप्शन चेक करो, थोड़ा अंग्रेजी पे भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर आप समझते होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल। यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी क्या सबसे लास्ट में डी बनना चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में डी सबसे स्टेबल है। क्या किसी ऑप्शन में आपको डी सबसे ज्यादा दिख रहा है? किसी ऑप्शन में क्या आपको सबसे ज्यादा स्टेबल डी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, बोनस हो गया। चेक करिए, इट इज अ बोनस। चेक करो, क्योंकि डी की स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, जबकि यहां पे उसने कोशिश तो की थी आंसर बनाने की, लेकिन गलती हो गई। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाता तो शायद ए और बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड में से कोई सही हो जाता। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंशन किया है, तो भाई साहब ये तो हो गया बोनस। क्या हो गया? बोनस हो गया, क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अब एनटीए की माया है, एनटीए क्या करेगा वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं 100% दावे के साथ कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन बोनस होना चाहिए। क्लियर? तो अच्छा, ऑर्डर की बात करते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हुआ? डी। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हुआ? डी। अब डी के बाद अगर अपन बात करें कि ए और बी में कौन स्टेबल होगा, तो अगर ए और बी, देखो सी में तो ओ पे पॉजिटिव है, तो सबसे लास्ट में तो सी होगा। ओ पे पॉजिटिव, हाईली अनस्टेबल, खत्म। ठीक। ए और बी में देखोगे तो यहां पे ए में देखो, यहां पे क्या है? यहां बैक बॉन्डिंग है। जब कभी, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी बैक बॉन्डिंग होती है तो बैक बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल हो जाता है अगर एक ही कंपाउंड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग तो हो जाएगी, मतलब इसका बैक बॉन्डिंग के बाद ये मिल रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल है, तो ये सबसे अनस्टेबल होगा। यानी डी के बाद आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए? ए बी सी। ये देखिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। कुछ लोग इसमें कुछ कंफ्यूजन कुछ लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बोलेंगे रिपल्शन ज्यादा है, लेकिन बैक बॉन्डिंग डोमिनेटिंग है। तो अब बात जरा समझिए, करेक्ट आंसर ये, लेकिन ये आप जो इस तरह का ऑर्डर देखते हो, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, अगर इसको अपन ऐसे लिखें कि यार सी बी ए डी, देखिए दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर में फर्क नहीं है,
लेकिन लैंग्वेज में गड़बड़ हो जाएगी। क्या? अगर ऐसा आंसर लिख रहे हो इट इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ये लिख रहे हो तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी अगर आपसे इंक्रीजिंग पूछा है तो सबसे लास्ट में डी होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है? वैसे भी कोई आंसर मैच नहीं कर रहा तो क्या हम कहेंगे क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? बोनस। चेक करो क्या ऑप्शन में क्या लिखा है, CBAD, तो बोनस हो गया। ठीक है, अपन ने क्या लिखा था? CBAD। ठीक है, क्या भाई बात क्लियर? तो क्वेश्चन क्या हो गया है? बोनस। आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। बात जरा समझते हैं ये क्या है यार। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का आप मान लीजिए ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जो IIT मतलब मेंस में पूछा गया कि NaCN। देखिए बेटा आप ये देखो कि अगर अपन यहां बात करें कि यार ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यहां Cl है, जब इसमें NaCN की रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन हो गई, NaCN का मतलब Cn माइनस, ये पाई बॉन्ड यहां ब्रेक किया, Cn माइनस यहां अटैक किया। क्लियर? अब देखो HOAC एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, तो जब इसमें आप HOAC का मतलब एसिटिक एसिड है बेटा ना, तो जब इसमें आपने रिएक्शन कराई ना यहां Cl, यहां तो हो गया COH, यहां CH3, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड की प्रेजेंस में ये भी हाइड्रोलाइज हो गया। साइनाइड क्या हो गया? हाइड्रोलाइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस, आप कहोगे साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस में सर वाटर तो है नहीं। भाई एसिडिक एसिड है, कुछ तो वाटर होगा। अगर 5% वाटर हो, 5% वाटर, तब भी हो जाता है हाइड्रोलाइसिस। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद ये P हो गया बेटा, ये क्या है? P में रिएक्शन इथाइल एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H+, क्या ये एसिड है और ये एल्कोहल है, और एसिड एल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? ईस्टर। याद आ रहा है? एस्टरिफिकेशन। तो एसिड और एल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा। अच्छा सॉल्यूशन दिया हुआ है, वेरी गुड। ये गया, ये गया, यहां इसका रिएक्शन कराएगा तो ये देखो ईस्टर बन गया। क्लियर? और ईस्टर का रिएक्शन जब 2 मोल से कराओगे तो यहां से आपको क्या होगा? जब CH3 MgBr की 1 मोल रिएक्शन होगी, SNAE रिएक्शन कहते हैं इसको। क्लियर? तो अगर SNAE रिएक्शन की बात की जाए कि भाई SNAE रिएक्शन है, 2 मोल अपने लिखा हुआ है, तो बात जरा समझिएगा, एक तो यहां से होगा। क्लियर करो, एक रिएक्शन यहां से हुई, कीटोन बना, कीटोन की फर्दर रिएक्शन हुई 2 मोल, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ है बस। अभी हुआ क्या गड़बड़ है? गड़बड़ इसमें यह है कि उसने लिख के दिया है 2 मोल। वैसे तो देखा जाए थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा है। बोले इनकम्प्लीट कैसे? क्योंकि बेटा जब 2 मोल CH3 MgBr लिखा है, अब क्योंकि क्वेश्चन NTA है, इनका भरोसा कुछ है नहीं, ये क्या सोचते हैं। जब मान लीजिए कंपाउंड बन गया, अब ये कंपाउंड बन गया और 2 मोल MgBr का रिएक्शन कराया है, तो जब 2 मोल MgBr का रिएक्शन कराया तो एसिडिक हाइड्रोजन से भी तो रिएक्शन होनी चाहिए, तो 1 मोल तो यही हो जाएगा। लेकिन उस तरह के ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन, अगर इसमें सही क्वेश्चन बनाना था तो 3 मोल CH3 MgBr लिखना चाहिए। 3 मोल से क्या होता? 1 मोल से यहां एसिड बेस होता, 2 मोल ये आपस में रिएक्ट करता और फिर हाइड्रोलाइसिस से OMgBr OH में कन्वर्ट हो जाता, तो ये आंसर आता। लेकिन क्योंकि अगर आप ऑप्शन में नजर डालो, आप ऑप्शन देखो, जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शन में उस तरह दिख ही नहीं रहा है कि यार कुछ ऐसा चीज हो सकती है। भाई Cl तो ये हटने से रहा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये गलत हो गया। देखो अब सेकंड और थर्ड में से एक आंसर होना है, और सेकंड और थर्ड में से आप देखो
कि भाई यहां 3 Me है, ये तो कतई नहीं आ सकते, ये खत्म, ये आंसर हो गया। मतलब लॉजिक से भी लगा सकते हो। Cl क्यों नहीं हटा? Cl थोड़ी ना हटता है बेटा, Cl में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ये कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। अगर हैलोजन, बेंजीन में कोई हैलोजन लगा है और अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना है तो याद करो उसके आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको आइडिया होगा। तो इसका मतलब तो देखते ही आंसर आ गया कि यार आंसर तो यही हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता। तो इन्होंने 2 मोल MgBr लिखा है, तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि यार यहां ही इसने रिएक्ट करा, यहां कराया नहीं, जो कि गलत है। लेकिन अब ठीक है, तो ये कराएगा, तो यहां से आप देखोगे ये आ जाएगा। 1 मोल और कराएगा तो 2 CH3OH आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। मेरी समझ में तो देखो क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, बट क्वेश्चन में 3 मोल MgBr लिखता तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होता, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन तो सबसे फास्ट होती है भाई। अगर अपन ये बात करें कि एसिड बेस रिएक्शन की अगर बात करें तो एसिड बेस रिएक्शन तो सबसे फास्ट होती है, सबसे फास्ट होती है, तो फिर यही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि उस तरह का अपने पास ऑप्शन नहीं है, जब ऑप्शन नहीं है तो भाई ठीक है यार, अपन कुछ कर नहीं सकते, आंसर तो अपने को लाना ही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट रेस्पेक्टिवली इन CONH35Cl ब्रैकेट क्लोज Cl2। ये कॉम्प्लेक्स है। प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल पे जो भी चार्ज होगा वो प्राइमरी वैलेंसी होगी और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स सेकेंडरी वैलेंसी होगा। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CO 1 2 3 4 5 6, ये क्लोरीन है, यहाँ पर एक अमोनिया है, फिर ये अमोनिया है, फिर ये अमोनिया है, फिर ये अमोनिया है, फिर ये अमोनिया है। और हम इसको, ये 2 क्लोरीन को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आयनिक है ये, और ये वाले क्लोरीन में हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाया है और आयनिक बॉन्ड भी रिप्रेजेंट किया है। मतलब ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी जो है वो सेंट्रल मेटल पर चार्ज है, यानी 3 क्लोरीन की वजह से सेंट्रल मेटल पर चार्ज 3+ है। तो प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गई, इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होती हैं, तो यहाँ पर आपको 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे 6 हो गई। तो इस तरह से आपका आंसर 3 और 6 यानी ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में ammonical metal salt solution and brilliant red precipitate on addition of dimethylglyoxime। ये एक बड़ा कॉमन सा रिएक्शन है कि निकल 2+ के साथ DMG डाइमिथाइलग्लाइऑक्सीमेट जो लीगेंट है, ये एक रोजी रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो रोजी रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है इससे, तो निकल 2+ के लिए ये बड़ा कॉमन सा रिएक्शन है और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा NiDMg ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है दैट हैज रोजी रेड कलर प्रेसिपिटेट, रोजी रेड प्रेसिपिटेट। यस, नेक्स्ट। ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में है बेरिलियम ऑक्साइड विद अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड gives a compound A which on thermal decomposition will give BeF2 and NH4F। तो इसमें सिर्फ एक कंपाउंड ऐसा है जो मैं ये लिख रहा हूँ NH4 ट्वाइस BeF4। इसका जब डिकम्पोजिशन होगा तब हमें अमोनियम का फ्लोराइड यानी NH4F मिलेगा प्लस BeF2 मिलेगा। तो हमारा जो कंपाउंड रहा होगा, जो कंपाउंड A जिसके डिकम्पोजिशन से हमें ये 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो अमोनियम का बेरिलियम फ्लोराइड है। तो दिस विल बी द आंसर NH4 twice BeF4, so A part will be the correct answer. Next. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में फर्नेस और मेटल दोनों को, किस मेटलर्जी में कौन सा फर्नेस यूज होता है, ये ऐसे ऑप्शंस हैं। जोन रिफाइनिंग आपका जो है वो सिलिकॉन के लिए यूज होने वाला है, और ब्लास्ट फर्नेस पिग आयरन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है। रिवर्बरेटरी फर्नेस कॉपर के लिए यूज होता है। इस तरह से अगर ये देखा जाए तो इसमें ए ऑप्शन आपका
करेक्ट आंसर हुआ। देखिए यहाँ पे रिवर्बरेटरी फर्नेस के लिए कॉपर, इलेक्ट्रोलिसिस सेल जो है वो आपका एल्यूमिनियम के लिए है, ये एल्यूमिनियम के लिए, और ब्लास्ट फर्नेस पिग आयरन के लिए है, और जोन रिफाइनिंग आपका सिलिकॉन के लिए है। इस तरह से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख पा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, ये आपका केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, फैक्ट है बेटा, ये तो आपको सब अगर अपने को याद है तभी ऐसे क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। तो ये फैक्ट बेसिस है कि क्लोरोफिल में Mg+2 होता है, सोडा Na2C होती है, तो टोटली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको याद है तभी कुछ इसमें हो सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। आप देखिए, बात समझते। क्वेश्चन एज यूजुअल देखिए, बहुत जैसे पेपर हुआ, हम लोग सेंटर पे गए, बच्चों से मिले, भाई कैसा पेपर रहा, क्या रहा, हर एक बच्चे का एक ही जवाब था, सर क्वेश्चन बहुत आसान थे, पेपर बहुत आसान था। लेकिन फैक्ट ये है कि आसान नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है जिन्होंने, वही आसान है। अपन इसको हल्का पेपर नहीं कह सकते कि आप सोचो कि बहुत हल्का है, बहुत हल्का नहीं बेटा। जेईई मेन में जैसा क्वेश्चन होता है वैसे ही पेपर है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो आपको हल्का लग रहा होगा। तो बात जरा समझते हैं। यहां से HBr का रिएक्शन कराया, तो यार HBr का रिएक्शन में क्या होगा, ये यहां ब्रेक करेगा, ये H+ यहां जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी इस तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा। ये अब इसमें एक तो तरीका है कि Br- यहीं जोड़ दो, लेकिन ना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा? क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। और रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे होता है, बात समझिए। अगर आपने पढ़ा होगा, लेक्चर देखे होंगे, तो रिंग एक्सपेंशन अगर होना तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि रिंग से कनेक्टेड कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। रिंग से कनेक्टेड, तो क्या ये रिंग से कनेक्टेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा। अब रिंग एक्सपेंशन कैसे कराते हैं, बहुत आसान सा तरीका है, सुनिएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहां प्लस सोचो, यहां माइनस सोचो, क्लियर। इस माइनस को इससे जोड़ दो, ये देखो बीच का बॉन्ड अलग हो चुका है, यानी क्या अब रिंग 5 मेंबर की हो चुकी है। 5 मेंबर की रिंग में 2 CH3 ऐसे लगे हैं बेटा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगी, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगी। 1,2 मिथाइल शिफ्ट में आप देखोगे क्लियर है। अब Br- यहां आ जाएगा, Br- यहां अटैक कर दो, तो आपका आंसर ये दिख गया। देखो चेक कर लीजिए, थर्ड आंसर भी दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, क्लियर है। आसान है क्वेश्चन, तो आसान ही था, बट अपन ये नहीं कह सकते कि एकदम आसान सा देखते ही कोई कर देगा, नहीं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, वैसे तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स में आपको एक्सरेज पढ़ाते हैं, उसका क्वेश्चन है। तो कह रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट शोज रेगुलरिटी व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर n ऑफ v की पावर n ऑफ एक्सरेज एमिटेड प्लॉटेड। देखो तो इसमें ऐसा लग रहा है कि v की पावर n प्रोपोर्शनल टू z, लीनियर है क्योंकि, और अपने को ये पता है एक्सरेज में, जब अपन ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये होता है, तो इसका मतलब n का वैल्यू हाफ हो गया। तो बहुत आसान है, लो फैक्ट। आपको अगर एक्सरेज पढ़े होगे आप फिजिक्स में भी, तो वहां भी फॉर्मूला आता है, ये देखिए। ये देखिए, ये फिर एक केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, जो आपको बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपको याद होगा तभी अपन कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें बात जरा समझिए, ये देखिए क्या लिखा है, फैक्ट
ठीक है, तो ये तो फैक्ट है बेटा, आपको पता होगा। ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको याद होंगे तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉस्फोरस ऑक्सो एसिड कैन क्रिएट सिल्वर मिरर फ्रॉम AgNO3। AgNO3 से सिल्वर मिरर में कन्वर्ट करने के लिए फॉस्फोरस यदि +1 स्टेट में है, फॉस्फोरस यदि +3 स्टेट में है, तो वो AgNO3 से सिल्वर मिरर दे देगा। अब आप देखिए H4P2O5, हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। 5 2 10, इस पे 2 माइनस चार्ज है और इस पे 1 प्लस चार्ज है, 4 हो गया। 4 यानी 10 में से 4 माइनस कर दिया आपने, बचा 6 को 2 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 3। तो ये एक कंपाउंड ऐसा है, ये दिस इज पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो पायरोफॉस्फोरस एसिड जो है वो सिल्वर मिरर को कन्वर्ट कर देगा इसमें। तो आपके पास आंसर आता है 3। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें कि ये +3 स्टेट है जो कन्वर्ट कर देगा AgNO3 को सिल्वर मिरर में। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ये नहीं कर पाएगा। यहाँ पर है 4+ और यहाँ पर है 5+, तो आपका आंसर हो गया 3। ये सॉल्यूशन दिख रहा है इसका। सिल्वर मिरर टेस्ट +3+1 ऑक्सो एसिड जो है वो Ag2O से Ag सिल्वर मिरर दे देता है। दैट्स इट। चलिए, ये आया, शानदार क्वेश्चन, अच्छा है। करेक्ट, कंपाउंड X अंडरगोज फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू गिव लैक्टोन। लैक्टोन क्या होता है? लैक्टोन इज अ साइक्लिक ईस्टर। लैक्टोन इज अ साइक्लिक ईस्टर। लैक्टम क्या होता है? साइक्लिक एमाइड। क्लियर? तो लैक्टोन बन रहा है यानी साइक्लिक ईस्टर बन रहा है। तो अगर साइक्लिक ईस्टर बन रहा है, ये बात समझ में आ गई यार, एसिड एल्कोहल होना चाहिए तभी ये ईस्टर बनेगा। चेक करते हैं। कंपाउंड X पहले करा SCHO KS से रिएक्शन हुआ, SCHO KS से रिएक्शन हुआ। X का रिएक्शन SCHO KS से हो रहा है, तो या तो यार ये एल्डोल हो सकता है या कैनिजारो हो सकता है, क्योंकि यही रूल होते हैं भाई, KH के प्रेजेंस में SCHO यानी एल्डोल और कैनिजारो में से हो सकता है कुछ हो। ठीक है, KCN के साथ रिएक्शन कराया। अच्छा, तो KCN के साथ रिएक्शन कराया होगा तो साइनाइड जुड़ गया होगा, कार्बोनिल कंपाउंड बचा हो, साइनाइड जुड़ गया हो। हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो आपको समझ में आ गया यार, हाइड्रोलाइज कराया तो साइनाइड एसिड में चला गया, यानी अगर अपने पास एल्कोहल और एसिड दोनों हो ईस्टर बन जाएगा। कुछ ये समझ में आया? अच्छा, प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट में आप कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 कार्बन है? चेक करिए, 6 से ना भाई, गड़बड़ मत कर देना। 1 2 2 2 2 4 और 1 5 6 कार्बन, 6 कार्बन कंपाउंड। क्या भाई बात क्लियर? ठीक है, यहां से बात समझ में आ गई? देख लो अब यार, 6 कार्बन कंपाउंड है, तो एक तो इससे रिएक्शन किया तो 1 कार्बन तो यहां से आ रहा है, एक KCN का कार्बन जुड़ गया, 2 कार्बन तो यहां जुड़ गए, और कहीं से कार्बन आ नहीं रहा। इसका मतलब हुआ कि इस कंपाउंड X में 4 कार्बन होने चाहिए। थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, इस कंपाउंड X में कितने कार्बन होने चाहिए? 4। X पूछा है, देखो अगर X पूछा है तो देखो 4 कार्बन होने चाहिए, समझ में आ गया। पहले हम लोग निग्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? निग्लेक्ट। जेईएन का क्वेश्चन है, लॉजिक के साथ, फिर आंसर बताऊंगा मैं। पहले निग्लेक्ट करना सीखो। 1 2 3 4 5 खत्म, 5 कार्बन है, हमें 4 कार्बन कंपाउंड चाहिए। 1 2 3 4, ये हो सकता है, अभी हो सकता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है मे बी। 1 2 3 4 5 खत्म, यहां पे 1 2 3 4, ये बात क्लियर। यानी या तो आंसर ये है या फिर आंसर ये है। क्या भाई बात समझ में आ गई? क्लियर? इन्हीं में से कोई एक आंसर है।
अब अगर इनमें से कोई एक आंसर है तो क्या होगा? उल्टा चलें, उल्टा चलो, ये देखो, ये कंपाउंड आपको दिया है, देखना, ये देखो, ये कंपाउंड दिया है, ये कहां से आया है? एसिड और एल्कोहल को हीट करके, हाइड्रोलाइसिस अगर इसकी कर दें तो ये खत्म। तो यहां देखोगे हाइड्रोलाइसिस में क्या हो जाएगा, यहां CHOH, COH यहां आ गया, यहां से CCS3, CH3, यहां CH2OH, ये लो, यानी इस कंपाउंड से ये बन रहा होगा, सोचो। और ये कंपाउंड कहां से बन रहा है? इन सब से। फॉर्मल्डिहाइड, ये आप देखो, ये फॉर्मल्डिहाइड है, यानी आंसर में C के साथ 2 CH3 चाहिए। C के साथ क्या चाहिए? 2 CH3। C के साथ अगर 2 CH3 चाहिए तो ये तो खत्म हो गया। ये देखो, चेक करो, मतलब हमें कुछ नहीं आता, कॉमन सेंस निकालना, कॉमन सेंस समझ में आता है तो ही आंसर आ गया। ये तो खत्म हो गया, क्योंकि इसमें C के साथ 2 CH3 तो है ही नहीं, यही आंसर आएगा, चेक कर लो। अभी मैं पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा, सोल्यूशन होगा, लेकिन आप समझो, यानी जब ये X है तो यहां KOH की प्रेजेंस में ये एसिडिक हाइड्रोजन हटा, यानी ये क्रॉस डेल्डोल हो गया एक प्रकार से। यहां कार्बन आयन आया, ये कार्बन आयन SCHO पे अटैक किया, देखिए कराया होगा, ये देखिए, ये देखो, चेक करो क्या हुआ। इधर कर देते हैं, यहां से आप देखोगे कि भाई अगर अपन ये समझें कि भाई हुआ क्या एग्जैक्टली में, तो हुआ ये कि जो CH3 CH CH3 CHO में जब OH माइनस का रिएक्शन हुआ, तो सबसे पहले ये बन गया, चेक करिए, इसमें जब HCHO का रिएक्शन हुआ तो ये इधर गया, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां अटैक किया, तो यहां आ गया CH2O माइनस, CH3 CHO, ये देखो, क्लियर, यानी कहां तक काम हो गया? यहां तक। अब साइनाइड के साथ रिएक्शन करानी है, तो यहां CN माइनस का रिएक्शन हुआ, तो ये डबल बॉन्ड है, ये इधर गया, ये इधर गया, CH2O माइनस, CH3 ये देखो, चेक करिए। और जब इसकी हाइड्रोलाइसिस हो गई तो यहां ये OH आ गया, ये COH चेंज हो गया, ये OH आ गया, हीट कर दिए, कंपाउंड बन गया। देखिए ये आ गया, हाइड्रोलाइज किए, देखिए बन गया, ये हीट मान लीजिए तो ये बन गया। क्या भाई बात समझ में आई? सिंपल। अगर कॉमन सेंस से करते तब भी आंसर आता, किसी भी रिएक्शन की अपने को जरूरत पड़ती ही नहीं। क्या भाई बात समझ में आ गई? तो मतलब आसान है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि अपन बहुत टफ क्वेश्चन है, लॉजिक से भी आंसर आ रहा था। ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्योरली फजान्स रूल पर बेस्ड है। इस पर कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पॉजिटिव आयन का यदि साइज छोटा है और नेगेटिव आयन का साइज यदि बड़ा है तो कंपाउंड का कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा। पॉजिटिव आयन का साइज छोटा किससे? दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव आयन से, और नेगेटिव आयन का साइज बड़ा किससे? दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन से, जिससे कि आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। एक और केस है इसमें, यदि पॉजिटिव आयन में 18 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में और किसी दूसरे पॉजिटिव आयन में 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल में, तो पॉजिटिव आयन के वैलेंसी शेल में जहां 18 इलेक्ट्रॉन है उसका कोवेलेंट नेचर 8 वाले से हमेशा ज़्यादा होगा। ये दो कॉन्सेप्ट लग के ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आयन का साइज, पहले वाले ऑप्शन में देखिए नेगेटिव आयन का साइज, पोटेशियम दोनों में कॉमन है और नेगेटिव आयन का साइज छोटा है, मतलब इसका आयनिक नेचर ज़्यादा होना चाहिए था, तो ये कोवेलेंट नेचर की बात कर रहा है, इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा।
दूसरे ऑप्शन में बात करते हैं SnCl4 और SnCl2। आपको दिख रहा है यहाँ पे 4+ चार्ज है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2+ चार्ज है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा कोवेलेंट नेचर उतना ज़्यादा होगा, इसलिए सी वाला तो आपका ऑप्शन में आएगा। तीसरा वाला ई वाला केस देखिए, इसमें लिखा है AKI, आयोडीन पोटेशियम दोनों में कॉमन है, यहाँ भी पोटेशियम कॉमन है, यहाँ भी पोटेशियम कॉमन है। नेगेटिव आयन का साइज बड़ा हो गया तो कोवेलेंट नेचर ज़्यादा हो गया, तो KI इज मोर कोवेलेंट देन KF, ये सही लिखा है। दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए आप यहाँ पे CuCl और NaCl का कंपैरिजन किया है, ऊपर भी यही किया है CuCl और NaCl का, मैं एक जगह एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये कॉपर +1 है और ये Na+1 है। कॉपर +1 का, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है कि आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखता है 3d10 4s1। जाहिर सी बात है, अगर मैंने कॉपर +1 कहा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d10 और 4s0 हो गया। इसका मतलब इससे पहले 3p6 था और इससे पहले 3s2 था, यानी वैलेंसी शेल में यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 18 इलेक्ट्रॉन्स आपको कॉपर के वैलेंसी शेल में दिखाई दे रहे हैं, जबकि सोडियम का जो आपको क्लोराइड दिख रहा है, यहाँ सोडियम +1 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है सोडियम का, और 1+ चार्ज होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी शेल में बचा है। अभी आपने रूल में कहा कि 18 इलेक्ट्रॉन्स वाले का कोवेलेंट नेचर 8 वाले से ज़्यादा होगा, इसलिए CuCl का कोवेलेंट नेचर NaCl से ज़्यादा होगा। तो ई वाला ऑप्शन भी करेक्ट है और सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। आइए बी वाले ऑप्शन में बात करते हैं। नेगेटिव पोटेशियम दोनों में कॉमन है, नेगेटिव आयन का साइज बड़ा है, कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पे ये सही है। LiF और KF में बात करते हैं, नेगेटिव आयन कॉमन है, पॉजिटिव आयन का साइज छोटा है Li का, तो कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है, ये वाला ऑप्शन भी सही है, तो बी भी करेक्ट हो गया। और दूसरे वाले केस में देखिए LiF और इसमें बात कर रहे हैं, तो दूसरे वाले ऑप्शन में जहां CuCl को ज़्यादा होना चाहिए था वहां NaCl ज़्यादा दिखा रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आपके आंसर में 3 आंसर हो गए, C, E और B। अब हम इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया B, C, E ओनली। ये प्योरली फजांस रूल पर बेस्ड क्वेश्चन था और बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये भी आप देख सकते हो, ये भी वही क्वेश्चन है, फैक्ट बेसिस पे है भाई, कौन से कितना स्किन कैंसर होगा, ये होगा, ये तो बिल्कुल फैक्ट बेसिस है। तो आपको जो है याद रखना है कि फ्रियोन्स जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड होता है, और ये आप याद होगा तो ही हो पाएगा। वैसे इनऑर्गेनिक वाले भी इस क्वेश्चन को बताएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट। तो ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, और हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टडी करते हैं। और हम स्टडी करते हैं कि किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाता है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर में कमी आती है, और वेपर प्रेशर में कमी आने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। मींस वी स्टडी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गिवन कंडीशन के लिए करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये बिल्कुल सही है। बी दिया हुआ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अगर ए सही है तो बी ऑटोमेटिकली गलत होगा। नेक्स्ट है ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाइड एट द फ्रीजिंग पॉइंट। तो केवल सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिड तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था बच्चों, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फ्रीज नहीं होगा। यहाँ पर कौन फ्रीज होता है फ्रीजिंग पॉइंट पर? ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाइड एट द फ्रीजिंग पॉइंट। सो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से होंगे? एक तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 3। ए एंड डी बोथ आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सरफेस केमिस्ट्री से, और सरफेस केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया कोलोइडल की प्रॉपर्टीज से, जो हम स्टडी कर चुके हैं। हमने कोलोइड प्रॉपर्टीज में क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था कि कोलोइड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आप स्टडी करते हो, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करते हो, कोलोइड पार्टिकल्स पर चार्ज होता है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जा रही है, और सेकंड स्टेटमेंट में कोलोइड पार्टिकल्स के चार्ज के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि चार्ज जो प्रेजेंट होता है कोलोइडल पार्टिकल्स पे, जैसा कि एक एग्जांपल हम लोग स्टडी भी करते हैं कि अगर हम पोटेशियम आयोडाइड का नेगेटिवली चार्ज कोलोइड लें, तो हम क्या स्टडी करते हैं कि यहाँ पर
AgI पर I माइनस की आप देखते हो कि ये डिफ्यूज्ड लेयर होती है, एक फिक्स्ड लेयर होती है, और इस फिक्स्ड लेयर के साथ में एक मोबाइल लेयर होती है जो कि होती है पोटेशियम आयन की। पोटेशियम आयन की मोबाइल लेयर होती है, और इन लेयर के बीच में जो चार्ज डिफरेंस है, इससे क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल जनरेट होता है। तो देखिए बच्चों, देखते हैं दोनों स्टेटमेंट में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग कोलोइडल पार्टिकल्स द वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ स्मॉल ऑर्डर एज कंपेयर टू द वैल्यू शोन बाय द ट्रू सॉल्यूशन एट सेम कॉन्सेंट्रेशन। कि सेम कॉन्सेंट्रेशन पर हम देखें तो एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन कोलोइडल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कोलॉइड्स के लिए हमें लो ऑर्डर में मिलती है। जैसा कि हम स्टडी कर चुके हैं कि कोलोइडल पार्टिकल्स की साइज बड़ी होती है, इनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कोलोइडल सॉल्यूशंस के लिए लो ऑर्डर में मिलती है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही होना चाहिए। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2। फॉर कोलोइडल पार्टिकल्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज्ड लेयर। तो यहां पर ये फिक्स्ड लेयर होगी और ये डिफ्यूज लेयर जिसे हम मोबाइल लेयर बोल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसे इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जेटा पोटेंशियल बोलते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर मेंशन्ड है कि ये सेम चार्जेस की लेयर होंगी, जबकि यहां पर आप देख सकते हो कि ये लेयर अपोजिट चार्जेस की होती हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही होना चाहिए और स्टेटमेंट 2 फॉल्स होना चाहिए। तो देखते हैं, तो यहां पर इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन होगा 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। इट मीन्स वी कैन से स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एल्काइल क्लोराइड RCl इज अ स्लो रिएक्शन बट इन प्रेजेंस ऑफ NaI। अगर आप NaI की प्रेजेंस करा लो, I माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी RI का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इंक्रीजेस। ये तो सही है भाई, फर्स्ट तो सही है। क्लियर? फर्स्ट क्लियर। is R. I minus is a good nucleophile as well as good leaving group, ये भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है भाई, ठीक है, क्योंकि Cl माइनस और I माइनस में ऐसा नहीं होता कोई बहुत लिविंग ग्रुप में अंतर है बट इतना नहीं है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में बहुत जबरदस्त अंतर है। यानी दोनों सही और स्टेटमेंट गलत, मतलब दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए एंड आर ट्रू बट नॉट इज द करेक्ट। थर्ड आना चाहिए, मेरी समझ में थर्ड आंसर आना चाहिए, थर्ड आंसर। क्लियर है? क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है कि भाई लिविंग ग्रुप भी अच्छा होता है इसलिए रेट, न्यूक्लियोफिलिसिटी फास्ट होती है इसलिए इसका रेट ज्यादा होता है। Now next question, from atomic structure you have to calculate magnetic moment of a transition metal compound has been calculated to be 3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन। सो इस क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक मोमेंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक ट्रांजिशन मेटल का कोई कंपाउंड है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया हुआ है 3.87 BM, और आपको पता करना है कि वो मेटल आयन कौन सा होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, वो कॉमन क्वेश्चन है जैसे हम क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी कर चुके होते हैं, क्लासेस में डिस्कस कर चुके होते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है कि आप मैग्नेटिक मोमेंट से पहले पता करेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि गिवन ऑप्शंस में से किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने होंगे जो मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 हमें कैलकुलेट करके जिस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आपको मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 मिलता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और सॉल्यूशन को देखकर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 दिया था, और हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू रूट n इंटू n+2, और n यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि n की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है 3। इट मीन्स जो ऑप्शन सही होगा उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आने चाहिए। सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट है क्रोमियम 2+ आयन। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, बट यहाँ पर बात की जा रही है Cr2+ की, तो ये होगा 3d4। इट मीन्स इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
TI ये टाइटेनियम है बच्चों, करेक्शन कर लेना। टाइटेनियम 2+ आयन की अगर हम बात करें तो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑर्गन 3d2 4s2, लेकिन Ti 2+ होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d2 होगा और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। वेनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 23 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 3d3 4s2। जब ये V2+ होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये बनेगा 3d3, और यहां पर आप देख सकते हो कि वेनेडियम 2+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन Mn2+ मैंगनीज जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d5 4s2 होगा और 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यहां पर बचेगा 3d5 मींस 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन होगा वेनेडियम 2+। इट मींस थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन होगा। नाउ यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, और ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है अदर क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड Fe0.93O इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट कन्वर्ट्स टू Fe2O3। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 में। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, हमें हर एक ऑप्शन को यहाँ पर चेक करना है और करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि Fe0.93O का इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट अपॉन 0.79 होगा। हमें पता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर। इट मींस इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ n फैक्टर, कि यहाँ पर n फैक्टर क्या होगा। और n फैक्टर पता करने के लिए आप क्या देखेंगे कि Fe0.93O किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2O3 में। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट से चेंज के बेसिस पर हम n फैक्टर इजीली पता कर सकते हैं, और n फैक्टर अगर 0.79 हुआ तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग आपको इसमें आइडेंटिफाई करने हैं कि Fe0.93O में कितने Fe2+ आयन हैं और कितने Fe3+ आयन हैं। यहाँ पर दिया हुआ है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ आयन इन 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड इज 0.79 0.14। इट मीन्स हमें सबके इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सी ऑप्शन दिया हुआ है Fe0.93O इज मेटल डेफिशिएंट विद लैटिस कंप्राइजिंग ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ O2- आयन। मींस O2- का अरेंजमेंट यहाँ पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, और हमें यहाँ पर ये डिफेक्ट पता करना है कि क्या यहाँ पर मेटल डेफिशिएंसी होगी या नहीं होगी। लास्ट ऑप्शन है द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ आयन। मतलब अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं Fe2+ और Fe3+ के, तो हम परसेंटेज कंपोजिशन भी इजीली बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से भी रिलेट कर रहा है, क्योंकि सिंपल उसी तरह की कैलकुलेशन आपको इस क्वेश्चन में करनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। तो आप देख सकते हैं Fe0.93O। सबसे पहले हम पता करेंगे कि इसमें Fe2+ कितने हैं और Fe3+ कितने हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि FeO, अगर इसके कंपैरिजन में बात करूं एक कंपाउंड की FeO में कौन से आयरन अवेलेबल है, ओनली Fe2+ अवेलेबल है। और यहाँ पर Fe2+ के साथ साथ कुछ Fe3+ भी मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पर आयरन का अमाउंट कितना हो चुका है, 0.93 हो चुका है। और अब हमें यही पता करना है कि यहाँ पर +2 कितने होंगे और +3 कितने होंगे। तो बच्चों मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर x नंबर ऑफ Fe2+ आयन है। अगर Fe2+ x होंगे और टोटल 0.93 एटम है, टोटल 0.93 आयरन है, तो हम बोल सकते हैं कि Fe2+ अगर x होगा तो 0.93 - x ये क्या होगा, Fe3+ होगा। और हमें ये पता है कि आयरन का टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा, ऑक्सीजन के इक्वल, बिकॉज ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना है, -2। इट मीन्स ये सारे आयरन मिलकर कितना चार्ज डेवलप करनी चाहिए, इन सारे आयरन का टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसी से हम एक इक्वेशन बना लेंगे कि 2 चार्ज वाले x आयरन है तो यहाँ पर 2x, और +3 चार्ज वाले आयरन कितने हैं, 0.93 - x। सबको ऐड किया, टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ से आपको मिल रहा है x = 0.79। इट मीन्स एक Fe0.93O में Fe2+ का काउंट कितना होगा, 0.79। और अगर Fe2+ का काउंट 0.79 है तो हम बता सकते हैं कि रिमेनिंग 0.14 किसका काउंट होगा, Fe3+ का होगा। दोनों का काउंट पता चल चुका है। अब n फैक्टर की बारी आती है।
एन फैक्टर के लिए आप क्या देखोगे कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि Fe2+, जब ये Fe2O3 कन्वर्ट होता है, Fe2O3 में आयरन की स्टेट क्या है, +3 है। Fe2O3 में आयरन की स्टेट +3 है, मींस +2 से +3 में ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एक आयरन के रेस्पेक्ट में एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। हमारे पास +2 से +3 जाने वाले आयरन कितने हैं, 0.79, तो एन फैक्टर यहाँ पर कितना होना चाहिए, 0.79 होना चाहिए। इट मीन्स इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट अपॉन 0.79। इट मीन्स ऑप्शन ए जो क्वेश्चन में आपको दिया था वो सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Fe3+ आयन एंड FeO के अंदर ओनली Fe2+ था। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, FeO में पहले केवल क्या मौजूद था, Fe2+ था। अब यहां पर कुछ अगर Fe3+ आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ आयरन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, क्योंकि पहले +2 को ऑक्सीजन के साथ बैलेंस होना था। अब +2 के साथ साथ आपके पास +3 अवेलेबल है। इट मीन्स ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ आयरन एटम में कमी आप देख रहे हो। जब इसमें ये डिफेक्ट आ जाता है तो ये 0.93O हो जाता है। सिंपली हम कंपेयर करके भी बता सकते हैं कि नंबर ऑफ आयरन आपके पास क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। मीन्स मेटल की कमी हो जा रही है, मेटल की डेफिशिएंसी हो जा रही है। इस मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही होगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखिए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के लिए जिसका परसेंटेज बताना हो उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू 100। तो यहां पर आप देख सकते हो 0.79 मोल किसके थे, Fe2+ के। टोटल मोल कितने थे, 0.93, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे देन यू विल गेट 85%। सिमिलरली Fe3+ का परसेंटेज निकालना हो, Fe3+ का काउंट 0.14, क्योंकि टोटल 0.93 है। या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 85% है तो ये कितना होगा, 15% होगा। तो इट मीन्स अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर आप देखोगे कि ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, और ऑप्शन सी भी यहां पर सही होगा, ऑप्शन डी भी यहां पर सही होगा। तो हमें नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर पता करने थे। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, यहां पर नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट होंगे 4। नाउ यू कैन सी द वन मोर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है केमिकल काइनेटिक्स से। और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है, साथ ही साथ ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मींस हर एक ऑप्शन को आपको अच्छे से स्टडी करना होगा। जैसा कि आपको बताया जाता है कि आरएनएस वाले पार्ट से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और अच्छे खासे केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जेईई मेंस के सभी पेपर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से हमें नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट पता करने हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। हमें यह पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी को आप रेट कांस्टेंट से किस तरह से रिलेट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आरएनएस इक्वेशन से ही हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो आगे हम सॉल्यूशन में देखेंगे किस तरह से आप इसे अप्रोच करेंगे। द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी हायर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि टेम्परेचर कोफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी से किस तरह से वेरी करता है। नेक्स्ट, एट लोअर टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर कोजेज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ के देन एट हायर टेम्परेचर। मीन्स लोअर टेम्परेचर पर अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो इससे जो रेट कांस्टेंट में आने वाला चेंज है वो चेंज ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अगर ये चेंज हायर टेम्परेचर पर किया जाए। नेक्स्ट है अ प्लॉट ऑफ ln k, यहाँ पर ln k वर्सेस 1/t प्लॉट की हम बात कर रहे हैं, और ये प्लॉट स्ट्रेट लाइन होगा, साथ ही साथ इसका स्लोप -E/r होगा। तो यहाँ पर स्लोप की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इक्वेशन बनानी होगी ln k वर्सेस 1/t इक्वेशन क्या होगी। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट से 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे। तो पहले पता लगाते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से और इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से। तो जैसा कि आप देखते हो आरएनएस इक्वेशन होगी Ka(e⁻⁻ और आरएनएस इक्वेशन को देखकर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम इंक्रीज करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट डिक्रीज होगा। इट मीन्स यहाँ पर जो स्टेटमेंट ए यानी कि ऑप्शन ए आपको जो दिया हुआ है लार्जर इज द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं ln k इज इक्वल टू ln a माइनस E/RT। ये ln k वर्सेस 1/t इक्वेशन हो गए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई। और यहाँ पर स्लोप क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप आप देख सकते हो -E/r होगा। तो आप देख सकते हो कि डी स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया था स्लोप कितना था, -A/r। इट मीन्स a और d यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग द हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी हायर इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम इस इक्वेशन से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि अभी ये इक्वेशन आपने देखी, इसी को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा आपको d ln k/dt
विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो, जिसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहेंगे, dlnk/dt इज इक्वल टू 0, और इसे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी EA/RT²। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर इंक्रीज होगी, हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट मीन्स ऑप्शन A, B, D यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन सी ऑप्शन को आप देखते हैं, एट लोअर टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर कोजेज मोर चेंज। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि टेम्परेचर रेंज डिफाइन नहीं है। तो लोअर टेम्परेचर पर हो सकता है कि जो रेट कांस्टेंट का इंक्रीमेंट हो वो एज कंपेयर टू हायर टेम्परेचर कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो इस मीन्स इस क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 3 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में करेक्ट होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में कुछ इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस आपको दिए हुए हैं, प्रोसेस A, B, C एंड D। हर एक प्रोसेस के लिए डेल्टा H यानी एंथैल्पी चेंज आपको दिया हुआ है, एंट्रोपी चेंज भी आपको दिया हुआ है। यूनिट्स को जरूर ध्यान दें, यहाँ पर एंथैल्पी चेंज की यूनिट दी हुई है किलोजूल पर मोल, जबकि एंट्रोपी चेंज आपको दिया हुआ है जूल पर केल्विन। और हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होंगे। तो बच्चों हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि डेल्टा H और डेल्टा H और डेल्टा S की और टेम्परेचर अगर आपको पता हो तो हम प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की मदद से कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक सिंपल सा रिलेशन जो हम सबको बहुत अच्छे से पता होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये सिंपल सा रिलेशन बच्चों, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर एंथैल्पी चेंज क्वेश्चन में दिया हुआ है, टेम्परेचर 300 केल्विन आपको गिवन है, एक कॉलम एंट्रोपी चेंज का दिया हुआ है। मींस हम हर एक प्रोसेस के लिए ये तीनों वैल्यूज पुट करेंगे और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पता करेंगे। हमें ऑलरेडी पता है कि डेल्टा G अगर लेस देन 0 होगा तो प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस, तो प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस। सिमिलरली डेल्टा G ग्रेटर देन 0 होगा तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो हमें यही पता करना है कि यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होंगे। तो आप मूव कर सकते हैं, प्रोसेस A के लिए आप देख सकते हैं डेल्टा G लेस देन 0 आ रहा है, मीन्स ये स्पॉन्टेनियस होगा। प्रोसेस B के लिए भी डेल्टा G लेस देन 0 आ रहा है, ये भी स्पॉन्टेनियस होगा। सिमिलरली प्रोसेस C और प्रोसेस D के लिए आप देखोगे तो डेल्टा G ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मीन्स ये प्रोसेसेस कैसे होंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आउट ऑफ 4 2 प्रोसेस ऐसे हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस हैं। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 5 ग्राम ऑफ NaOH was dissolved in deionized water to prepare 450 ml stock solution. What volume in ml of this solution would be required to prepare 500 ml of 0.1 मोलर सॉल्यूशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। मोल कॉन्सेप्ट या हम सिंपल सी बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको NaOH सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है और बोला गया है कि इस NaOH सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपके पास 450 ml है। हम इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लें कि हमें एक और सॉल्यूशन मिले, मतलब यही सॉल्यूशन 500 ml हो जाए और यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0.1 मोलर होगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप उसी NaOH सॉल्यूशन से ये सॉल्यूशन बना रहे हो, उसी NaOH सॉल्यूशन से अगर आप ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो और आपने हो सकता है कि इसमें वाटर भी ऐड किया हो एक्स्ट्रा, तो आप उसी सॉल्यूशन से ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट दोनों ही सॉल्यूशन में सेम रहेगा। तो हम सॉल्यूट को यहाँ पर टारगेट करते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टॉक सॉल्यूशन की मोलरिटी हमारे पास कितनी है। स्टॉक सॉल्यूशन में 5 ग्राम आपको दिया हुआ था, 5/40 ये मोल हो जाएगा। NaOH के मोलिकुलर वेट से डिवाइड किया, वॉल्यूम से डिवाइड किया, और यहाँ पर लीटर के लिए हमने इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपको इसकी मोलरिटी मिल गई 10/36। इस मोलरिटी का आपके पास सॉल्यूशन है जिसका हमने VmL लिया, और इस VmL सॉल्यूशन को हमने इसका केवल कितना लिया, VmL लिया, और इसे एक नए सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया जहां इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 हो गई।
हो सकता है हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया हो जिससे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बदलकर कितनी हो जाती है 0.1 हो जाती है। बट हमें प्रोसेस पर नहीं जाना है, हमें सिंपल ये पता करना है कि हम कितना वॉल्यूम इसका लेंगे, इस स्टॉक सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम यहाँ पर ले रहे हैं। तो हमने डायरेक्ट क्या किया कि सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो दोनों ही सॉल्यूशन में सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर सॉल्यूट के मोल्स कितने होंगे, m1v1 से हमने निकाल लिया। अगर 10/36 मोलरिटी और अगर हम VmL ले रहे हैं तो फिर हम कितने मिलीमोल्स ले रहे हैं, 10/36 इंटू वी। ये ध्यान रखिएगा, इन मोल्स को मत ले लीजिएगा 5/40 को, क्योंकि 5/40 450 ml में है। आपने यहाँ पर इसका कितना वॉल्यूम लिया है, VmL लिया है। और जो दूसरा सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी मींस जो नया सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया उसमें मोलरिटी 0.1 हो जाती है, वॉल्यूम कितना हो जाता है 500 हो जाता है। तो यहाँ पर आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम कितना आएगा 180 ml। तो अब आप फिर से इसे रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन था, हमने उसका 180 ml लिया और 180 ml में हमने हो सकता है वाटर मिलाया हो और वाटर मिलाने से उसकी कॉन्सेंट्रेशन बदलकर कितनी हो गई 0.1 हो गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 180। नाउ इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख सकते हो, इफ वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पास्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 720 नैनोमीटर, देन द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ दिस सीरीज इन नैनोमीटर। मींस ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक क्वेश्चन है जिसमें पास्चन सीरीज की बात की जा रही है। तो पास्चन सीरीज के ट्रांजिशन आपको पता होने चाहिए। पास्चन सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट का नंबर क्या होगा, और ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन की बात कर रहा है तो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के ट्रांजिशन क्या होंगे वो पता होने चाहिए। साथ ही साथ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है तो एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेवलेंथ दी हुई है फर्स्ट लाइन के लिए और सेकंड लाइन के लिए वेवलेंथ आपसे पूछी जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है जो हम स्टडी कर चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, रिलेशन क्या होगा 1/λ वेवलेंथ इज इक्वल टू RZ² Rydberg constant into Z square 1/ lower orbit square N1 square minus 1/N2 square higher orbit square। तो यहाँ पर आपने पहले बात की है फर्स्ट लाइन की, फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज ट्रांजिशन क्या होगा 4 to 3, फोर्थ स्टेट से फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ पर होगा, थर्ड ऑर्बिट में। तो फिर ये कौन सी सीरीज की लाइन कहलाएगी, पास्चन सीरीज की लाइन होगी। और पास्चन सीरीज के लिए अगर हम देखें तो 1/λ हमने सिंपल फॉर्मूला में N1 और N2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 3 and 4 और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 720 है। हमने इसे सॉल्व कर लिया। हमने R की वैल्यू को यहाँ पर पुट नहीं किया क्योंकि हमने इसी की मदद से सेकंड लाइन के लैम्डा को कैलकुलेट करना है। तो सेकंड लाइन के लिए भी हमने सेम फॉर्मूला लगाया 1/λ इज इक्वल टू RZ² और 1/, अब सेकंड लाइन के लिए ट्रांजिशन कौन सा होगा 5 to 3 होगा, ये पता होना चाहिए। तो हमने N1 N2 की वैल्यू यहाँ पर पुट की, इसे सॉल्व किया। अब ये दो इक्वेशंस आपको मिल चुकी है, इक्वेशन 2 होगी, इक्वेशन 1 होगी। ये लैम्डा आपको कैलकुलेट करना है। ये लैम्डा नैनोमीटर में, हमने मीटर में भी कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हमें किस में मिल जाएगा, नैनोमीटर में मिल जाएगा। तो हमने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आएगी 492.18, जिसे हम कितना कंसिडर कर सकते हैं 492 कंसिडर कर सकते हैं। इट मींस इन दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर विल बी 492। नाउ फिर से एक और बेहद आसान क्वेश्चन आप आपके सामने देख सकते हो। यूरासिल इज अ बेस प्रेजेंट इन RNA विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरासिल। हमें एक कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है। मोल कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को कंसीडर कर सकते हैं और परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना बिल्कुल आसान है। क्या तरीका है भाई इसका सिंपल तरीका ये है कि जिस एलिमेंट का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है उसके मास को आप मोलिकुलर मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें। तो पहले हमें ये पता करना होगा कि यूरासिल के इस मोलिक्यूल में नाइट्रोजन कितने हैं और इसका मोलिकुलर मास कितना होगा। तो नाइट्रोजन का मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इनटू 100, दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम कार्बन को कंसीडर करेंगे, यहाँ पर कार्बन एटम होंगे और कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, सिमिलरली एक कार्बन यहाँ भी होगा। और नाइट्रोजन की भी वैलेंसीज आपको चेक करनी होगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी फुलफिल होनी चाहिए। फिर इसके आधार पर हम इसका मोलिकुलर फॉर्मूला
बता सकते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस तरह से हमने इसकी स्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया और यहाँ पर आप देख सकते हो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा। टोटल यहाँ पर 4 कार्बन है, 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टोटल नाइट्रोजन एटम कितने हैं, 2 हैं। तो 2 नाइट्रोजन एटम में एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन इस कंप्लीट मॉलिक्यूलर मास में नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 28 है। और इस कंप्लीट मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 112 है। तो नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, देन यू विल गेट 25% एज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आयोनिक इक्विलिब्रियम से पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया आयोनिक इक्विलिब्रियम के बफर सॉल्यूशन वाले पार्ट से। एसिडिक बफर की पीएच कैलकुलेट कैसे की जाती है, बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज भी पता है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज x इंटू 10⁻⁵। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka आपको दिया हुआ है x इंटू 10⁻⁵। और साथ में यहाँ पर दिया हुआ है when 25 ml ऑफ 0.2 मोलर CH3COONA। देखो सब कुछ बेहद आसान है, बस हम इस तरह की गलतियां ना करें, हम डेटा को अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से पुट करें। ऐसा नहीं कि 0.2 को अगर आप 0.02 ले लेंगे तो फिर हो सकता है आपको गलत आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर CH3COONA के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। सोडियम एसीटेट 0.2 मोलर है और इसका वॉल्यूम है 25 ml इज मिक्सड विद 25 ml ऑफ 0.02 मोलर। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को डेटा को अच्छे से रीड करें, किसी भी तरह की गलती ना करें। सिली मिस्टेक के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। वॉल्यूम 25 ml है और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.02 मोलर है। तो क्या ये एसिड है? बिल्कुल एसिड है और ये उसी एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है। तो अगर हम इन्हें आपस में मिक्स करेंगे तो हमें एसिडिक बफर मिलेगा। वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सेम वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर ये बफर बनेगा और इस बफर की पीएच आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है 5। आपको यहां पर कैलकुलेट करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इस केस के लिए पीएच का रिलेशन क्या होगा। pH इज इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड, log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो पहले तो हमें सोचना होगा कि जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो दोनों को मिक्स कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम 50 ml हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम 50 ml होने के साथ साथ दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी अफेक्ट होंगी। तो देखते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, Ka दिया हुआ है x इंटू 10⁻⁵, जहाँ x हमें पता करना है, और ये एसिटिक एसिड की इंफॉर्मेशन, ये सोडियम एसीटेट की इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो pH आपको 5 गिवन है, pKa यानी कि Ka हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, देखिए सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सॉल्ट मिलीमोल्स कितने हैं, 0.2 इंटू 25 और नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50। ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी। सिमिलरली एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, एसिड के मिलीमोल कितने होंगे, 0.02 इंटू 25 और रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो 50 और 25 वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे और आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा log 10, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो log 10 की वैल्यू 1 होगी तो pK आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और pK अगर 4 होगा तो Ka कितना होगा, 10⁻⁻4 होगा। लेकिन आप देख सकते हो Ka जो दिया हुआ है 10⁻⁻5 के मल्टीपल में दिया हुआ है। तो 10⁻⁻4 को 10⁻⁻5 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट कितना मिल जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻5। तो x का रिप्लेसमेंट यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, 10। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और हमने जेईई मेन के अदर एग्जाम्स में भी देखा, जो बाकी शिफ्ट में या अदर डेज जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी बफर सॉल्यूशन पर फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अगर AgCl के मोल निकालना है तो सिंपल, AgCl का मतलब हुआ Cl माइनस कहां से निकलेगा, जहां से Cl माइनस निकलेगा वहीं AgCl बनेगा। एक तो यहां से निकाल दोगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यहां 2 डिग्री बन जाएगा, बेंजाइलिक भी है, यहां से निकलेगा नहीं, यहां से निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, विनाइल वाला है, यहां
क्लोरोबेंजीन वाला है, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, यानी एक Cl यहां से निकलेगा, एक Cl यहां से निकलेगा, तो आपका 2 मोल AgCl मिल जाएगा, 2 मोल्स AgCl। अगर इसका 1 मोल है तो क्लियर। क्वेश्चन में नंबर मोल्स ऑफ एजी फाउंड, ठीक है, तो 1 मोल मान लो तो AgCl के 2 मोल आपको मिल जाएंगे। ये देखिए क्लियर है क्या भाई, बात समझ आ रही। पोजीशन 1 2 3 सब बताया है आपको भाई, यहां सबसे स्टेबल है, यहां भी स्टेबल है, यहां निकलेगा नहीं, हो गया आंसर। ये क्वेश्चन है अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आज से 5 साल पहले भी आया था। उसमें COCl4 2- का कलर पूछा था। द डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ COCl4 2- इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थियरी इज EmT2n सम ऑफ m एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड बोल रहा है, इसका मतलब इसकी स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की जस्ट अपोजिट होगी, यानी ऊपर वाला सेट जो है वो 3 ऑर्बिटल वाला होगा, इसलिए हम इसको T2 कहते हैं, और नीचे वाला 2 ऑर्बिटल का सेट होगा, इसलिए हमको इसको E बोलते हैं। T का मतलब होता है ट्रिपली डीजेनरेट, और 2 का मतलब होता है इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर d ऑर्बिटल का, इसलिए इसको T2 रखते हैं। यही ऑक्टाहेड्रल में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ऑर्बिटल सिमेट्रिकल आ जाते हैं ऑक्टाहेड्रल के, इसलिए G शब्द और लगाते हैं, दैट इज G रेड। यहाँ पर टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं है, इसलिए G इसमें से हट जाता है। ये इक्वली डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं 2, ये ऐसा जस्ट अपोजिट हो गया। अब आप देखिए क्या होगा इस स्ट्रक्चर के अंदर, जब हम बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने, आपको पता है कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d7 4s2 होता है, ये आप जानते हैं। अब मैंने ये कहा कि मेरे पास यहाँ पे कोबाल्ट 2+ स्टेट में है, तो आपको पता हो गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d7 4s0 हो गया। अब मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हमने कहा m, और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कहा n, और क्वेश्चन है आपका m और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो m और n की वैल्यू को जोड़ देना है। तो m कितने इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं आपके, m के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 7, तो 7 विल बी द आंसर। तो इसका आंसर 7 हो गया। m यानी E के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो m है, जिनकी संख्या 4 है, और T2 के जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं उनकी संख्या 3 है। इस तरह से दोनों को जोड़ के 7 हुआ, तो 7 विल बी द आंसर। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रिपीटेड क्वेश्चन है IIT में, ऐसा जनरली होता नहीं है लेकिन हुआ है इस बार। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, तो अभी तक हमने ऑब्जर्व किया आयनिक इक्विलिब्रियम से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए, केमिकल काइनेटिक्स जिसकी हम इंपॉर्टेंस मानते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, थर्मोडायनामिक्स से भी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आप देख सकते हो कि सेल पोटेंशियल का बहुत ही आसान क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेईई मेंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अच्छे चैप्टर से पूछे गए हैं, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 298 केल्विन अ 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 मिलीमोल ऑफ डाइक्रोमेट एंड 100 मिलीमोल ऑफ क्रोमियम Cr3+ आयन शोज अ pH ऑफ 3। इस सॉल्यूशन की pH आपको दी हुई है यहाँ पर 3, और डाइक्रोमेट टू क्रोमेट इसकी हाफ सेल रिएक्शन आपको दी हुई है, और इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 आपको दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है कि 2.303 RT/F की वैल्यू 0.059 हम रख सकते हैं। द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन, इस हाफ सेल रिएक्शन का E हमें कैलकुलेट करना है। E0 आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है, साथ ही साथ आपको क्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, सॉरी डाइक्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, क्रोमियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो 1 लीटर दिया हुआ है, और मोल्स आप आपके सामने देख सकते हैं। डाइक्रोमेट के मोल्स कितने हैं 100 मिलीमोल, इट मीन्स 100 × 10⁻³ और सॉरी डाइक्रोमेट यहाँ पर दिया हुआ है 10 मिलीमोल, डाइक्रोमेट यहाँ पर दिया हुआ है 10 मिलीमोल, और क्रोमियम आयन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं 100 मिलीमोल, 100 × 10⁻³ मोल्स, ठीक है। और इसे 1 लीटर से आप डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगी इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन सबकी पता है, और आपसे यहाँ पूछा गया है pH साथ में यहाँ पर 3 दी हुई है।
तो कई बार बच्चे पीएच देखकर कंफ्यूज जाते हैं कि पीएच का यहाँ पर क्या रोल है। तो सबसे पहले तो आप सोचिए कि ये हाफ सेल रिएक्शन आपके पास पहले कंप्लीट होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि एन की वैल्यू हमें क्या लेनी है। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो हमें नॉन स्टिक इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, जिसमें आप देख सकते हो कि आप नॉन स्टिक इक्वेशन अप्लाई करते हो। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, और ये कंप्लीट इक्वेशन है। इस पर आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन होगा, प्रोडक्ट साइड में क्रोमियम आयन है जिसका कोफिशिएंट 2 है, तो क्रोमियम आयन स्क्वायर, और डाइक्रोमेट आयन लेफ्ट हैंड साइड में है, साथ में H+। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन भी मौजूद है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन और पावर क्या होगा, 14 होगा। तो ये सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है। अब ये दो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई है डायरेक्टली मोलरिटी, मोल और वॉल्यूम की टर्म में, तो मोल अपॉन वॉल्यूम आप करके कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे। लेकिन H+ की कॉन्सेंट्रेशन हम कहाँ से निकालेंगे, इसीलिए आपको दिया हुआ है pH। pH दिया हुआ है 3, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर होगी 10⁻⁻3। तो हम H+ कॉन्सेंट्रेशन कितना रखेंगे, 10⁻⁻3, और पावर है 14, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 10⁻42। इज इट क्लियर? ये कितना हो जाएगा, 10⁻42। यहाँ पर ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन हमने पुट कर दी, क्रोमियम और डाइक्रोमेट आयन की, और N की वैल्यू यहाँ पर हम कितनी ले रहे हैं बच्चों, N की वैल्यू हम ले रहे हैं 6। एन क्या होगा कि ये प्रोसेस जो रिडक्शन यहाँ पर हुआ है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि इस हाफ सेल रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन का रोल है। तो यहाँ पर हम किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। इससे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ई सेल आपको मिलेगा 0.917, जिसे हम लिख सकते हैं 917 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे आंसर मांगा गया है 10⁻⁻3 के मल्टीपल में, और इसके मल्टीपल में जो वैल्यू आएगी वो 917 आएगी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 917। कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो बहुत टफ हो या बहुत ऐसा हो जो क्लासों में नहीं पढ़ाया जाता है और आपसे ना हुआ हो, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। एक दो क्वेश्चन फैक्ट बेसिस पे जरूर थे जो आपको याद होने चाहिए। अगर आप बढ़िया से पढ़ के गए थे तो पेपर बहुत ही बैलेंस पेपर था। मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि पेपर बहुत ही आसान था, ये नहीं कह सकते कि टफ था। हाँ ठीक है, एवरेज टाइप का पेपर था, और ऐसा ही पेपर हर साल आता है। इसलिए जिन लोगों ने इस बार ये पेपर दिया है उनका मान लीजिए कि पेपर अच्छा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब अपन अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जी जान से लग जाएंगे। मतलब अपना टारगेट अब अप्रैल अटेम्प्ट हो जाता है। अगर आपका जनवरी वाला अटेम्प्ट खराब गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जी जान से लग जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।